नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा पेपर है वो है इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटी B7 का पेपर है। पेपर कोड B7 है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का पेपर है। B.Ed स्पेशल एजुकेशन HI VI ID सारे लोग इसको पढ़ सकते हैं। CPMD मतलब क्यों पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन पेपर है, ठीक है। तो इसलिए सबका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट मॉड्यूल हम कह लें। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो मॉड्यूल जो है वो है हियरिंग इम्पेयरमेंट, नेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। 1.1 में पूछा है टाइप्स ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट, ठीक है। जो सेंसरी इम्पेयरमेंट है या फिर हम बोले तो सेंसरी विकृति है, संवेदी विकृति है, उसके बारे में पूछा है। तो दो टाइप के होते हैं, पहला सिंगल और दूसरा डुअल होता है, ठीक है। सिंगल और डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट। सिंगल में आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट, और डुअल में आता है डेफ ब्लाइंडनेस। तो सबसे पहला जो है सेंसरी इम्पेयरमेंट, सेंसरी इम्पेयरमेंट जो होता है एकल सेंसरी विकृति बोलते हैं। ये केवल एक इंद्रिय में विकृति को दर्शाता है, ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं। सुनने में विकृति जो होती है इसको बधिरता भी कहते हैं, ठीक है। श्रवण बधिरता भी बोलते हैं। तो इसमें व्यक्ति को आवाज़ सुनने में कठिनाई होती है या वो बिल्कुल भी नहीं सुन पाता है। तो सुनने की गंभीरता के आधार पर ये हल्की से लेकर गंभीर तक हो सकती है। कारण क्या हो सकता है? कान में संक्रमण, बुढ़ापा, शोर की अधिकता, आनुवंशिक कारण, ये सारे कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है दृष्टि में विकृति, विजुअल इम्पेयरमेंट। तो जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट की दो कैटेगरी है, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, DHH, ठीक है। डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। डेफ जो होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता, और जो हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं उनको थोड़ा बहुत सुनाई देता है। दृष्टि में विकृति जो है विजुअल इम्पेयरमेंट, इसे दृष्टिहीनता कहा जाता है। ये भी RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग दो कैटेगरीज की डिवाइड की गई हैं। पहली जो है टोटल ब्लाइंडनेस, और दूसरी जो है वह लो विजन, जिनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो इसमें व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है। कारण क्या हो सकते हैं? मोतियाबिंद हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, रेटिनोपैथी, जन्मजात कारण, ये सारे कारण हो सकते हैं। आगे देखते हैं डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट जो है, जिसको द्वैध इंद्रिय विकृति बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक व्यक्ति में दोनों इंद्रियों सुनने और देखने में विकृति होती है, जिसे डेफ ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो इसमें व्यक्ति को सुनने और देखने में कठिनाई होती है, मतलब सुनने और देखने में दोनों में, विजुअल और प्लस हियरिंग इम्पेयरमेंट दोनों होते हैं। ये जन्मजात भी हो सकता है, किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण उत्पन्न हो सकता है। इसका जो कारण है वो है आनुवंशिक विकार हो सकता है, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, मस्तिष्क की बीमारी हो सकती है, ये सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1.2 जो है, इसमें पूछा गया है इम्पॉर्टेंस ऑफ हियरिंग, सुनने का महत्व क्या है। तो सुनने का महत्व क्या है? संचार का मुख्य साधन है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तभी दूसरों के बात का जवाब दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है हियरिंग कम्युनिकेशन के लिए, नॉर्मल समुदाय के लिए कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। भाषा और विकास, बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता बढ़ती है या प्रभावित होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है या फिर डेवलपमेंट होता है, वो बहुत हद तक सुनने की वजह से होता है। सुनने में कमी जो होती है उसमें भाषा में रुकावट आ सकती है। सुरक्षा और सतर्कता, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी आ रही है और उसने हॉर्न मारा, अगर हमें सुनाई नहीं देता है तो वो गाड़ी हमें ठोक के चली जाएगी। लेकिन अगर हमें सुनाई देता है तो हम क्या होगा, हम साइड हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी अलार्म या हॉर्न या फिर आपातकालीन स्थिति की चेतावनी सुनने की वजह से हम अपनी सुरक्षा और सतर्कता बरत सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक समावेशन। तो जो सामाजिक समावेशन है, इसमें अच्छा सुनने की क्षमता व्यक्ति को समाज के साथ जुड़े रहने में मदद करती है। जितना ज़्यादा आप इफेक्टिव एक्टिव लर्निंग करते हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप सुनकर और बहुत सारी सूचनाओं को ग्रहण कर सकते हैं। आपका अकेलापन, तनाव, ये सारी चीज़ें कम हो सकती हैं। संगीत और मनोरंजन के लिए हम मूवी देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सुनने की क्षमता, विकास, ध्यान केंद्रित करना, ये सब एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जिससे स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है 1.3 प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड इट्स इम्पीडिमेंट लीडिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है प्रोसेस ऑफ हियरिंग, तो इससे पहले मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है। तो इसमें जो है पार्ट दिया हुआ है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, तब हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी कि सुनने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आउटर ईयर यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। ये जो है ये पिन्ना है, इसको हेलिक्स, ये एंटी हेलिक्स है। जो ये ऊपर का पार्ट है इसको हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कोंचा, इसको बोलते हैं लोब्यूल। ये जो है ये कोंचा है, ये जो तो उभरा हुआ पार्ट है इसको ट्रैगस बोलते हैं। इसके पास वाला भाग जो है एंटी ट्रैगस कहलाता है। ठीक है, लोब्यूल में कान की बालियाँ पहनते हैं। और ये है ईयर कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिट ईयर कैनाल बोल सकते हैं या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोल सकते हैं। ये टेम्पोरल बोन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ से मिडिल ईयर स्टार्ट होता है। मिडिल ईयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा, फिर मैलियस होती है, फिर इनकस है ये, और फिर ये जो घोड़े की नाल के टाइप की है इसको स्टैपीज बोलते हैं। ये इतनी चीज़ें मिडिल ईयर में आती हैं। इसको ओसिकुलर चेन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है सेमी सर्कुलर कैनाल। ये 3 आपस में जुड़े हुए हैं इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, फिर उसके बाद ये इसको वेस्टिब्यूल नर्व बोलते हैं, ये जो है। और ये कॉक्लिया है, ये ऑडिटरी नर्व है। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये स्टैचियन ट्यूब है। अब हम और ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इनर ईयर में आती हैं। ठीक है, हम जब भी सुनते हैं तो क्या होता है, आउटर ईयर जो होता है वो एकॉस्टिक एनर्जी को कलेक्ट करके ऑडिटरी कैनाल के रास्ते ईयर ड्रम तक पहुंचाता है और इस पर प्रेशर डालता है। प्रेशर से क्या होता है, ये जो मैलियस होती है, ये कान का पर्दा हिलने लगता है, इससे मैलियस, इनकस और स्टैपीज ये तीनों हलचल करने लगती हैं। ये जब हलचल करती हैं तो कॉक्लिया में तरल पदार्थ होते हैं, वो अपनी जगह से स्थानांतरित होते हैं। रिसेप्टर जो होते हैं वो स्थानांतरित होते हैं और विद्युत आवेश बनाते हैं। विद्युत आवेश जो होते हैं वो फिर नर्व के रास्ते ब्रेन तक जाते हैं और इस प्रकार से हम सुनते हैं। तो लिखा हुआ भी है तो आप वो देख सकते हैं, आपको ये नहीं लगे कि इससे समझ में कम आया है तो वो देख के और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सुनने की प्रक्रिया जो है, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि पिन्ना जो क्या करता है, ध्वनि को कलेक्ट करने का काम करता है। ध्वनि तरंग जो होती है आउटर ईयर से होकर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू प्रवेश करती है और फिर कान के पर्दे के पास जाती है। दूसरी जो प्रोसेस होती है, कान का पर्दा, ये ध्वनि तरंग जो भी होती है ड्रम को कंपित करवाने का काम करती है। मिडिल ईयर क्या करता है, पर्दे में कंपन से हड्डियाँ जो होती है, ऑसिकल्स बोलते हैं, ऑसिकुलर चैन भी बोलते हैं, वो आपस में टकराती हैं और वो हलचल करने लगते हैं जिससे ध्वनि तरंगे कॉक्लिया तक पहुंचती हैं। ठीक है, फिर है आंतरिक कान जिसमें कॉक्लिया में तरल पदार्थ कंपन करता है और रिसेप्टर कोशिकाओं को उत्तेजित करता है जिससे क्या बनते हैं, विद्युत आवेश, जो ध्वनि संकेतों को मस्तिष्क तक भेजने का काम करते हैं। फिर है मस्तिष्क में संचार। मस्तिष्क इन संकेतों को ध्वनि के रूप में पहचानता है। ठीक है, वो जैसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हमारा मतलब उस हर एक चीज़ की इमेज माइंड में बन जाती है। जब भी हम कोई सुनते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है, वहाँ तक जब भी ये प्रोसेस जाती है तो माइंड में एक इमेज बन जाती है उन चीज़ों की। ठीक है, माइंड क्या करता है, उसको डिकोड करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, सुनने में समस्याएं और उनका कारण क्या हो सकता है। तो सुनने में समस्या, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है ये आउटर ईयर में समस्या होती है, जैसे कान में मवाद, कान का पर्दा में इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती, कान में मवाद, कान का पर्दा फटना या ऑसिकल्स में समस्या होती है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। मतलब आउटर ईयर या मिडिल ईयर में से कोई एक पार्ट प्रभावित होता है। ठीक है, ये सुनने की क्षमता को अवरुद्ध करता है, लेकिन आंतरिक कान की संरचना क्या होती है, सामान्य होती है। मतलब एसी जो होती है, एसी कहाँ तक होती है, मिडिल ईयर और आउटर ईयर। मतलब एसी का फुल फॉर्म है एयर कंडक्शन। ठीक है, तो एसी इसमें क्या होता है, नॉर्मल होता है। बीसी होती है इनर ईयर कॉक्लिया नर्व। ठीक है, तो बीसी इसमें जो होती है वो, एसी जो होती है असामान्य होती है और बीसी क्या होती है, सामान्य होती है। नेक्स्ट है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस।
कारण इसमें क्या होता है, आंतरिक कान कॉकलिया या नर्व में से कोई एक पार्ट प्रभावित होता है, मतलब इनर ईयर प्रभावित होता है। तो ये सामान्यतः क्यों होता है, उम्र बढ़ने से, बहुत ज़्यादा शोर सुन लेते हैं, आनुवंशिक कारणों से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस में आउटर ईयर, मिडिल ईयर में से कोई एक पार्ट और इनर ईयर में से कोई इनर ईयर मतलब कॉकलिया और नर्व में से कोई एक पार्ट प्रभावित होता है। कंडक्टिव सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस दोनों का संयोजन होता है इसमें। तो इसमें व्यक्ति को दोनों प्रकार की सुनने की समस्या हो सकती है, मतलब आउटर ईयर, मिडिल ईयर में से भी AC और BC दोनों एबनॉर्मल होती हैं। फिर नेक्स्ट है सेंट्रल हियरिंग लॉस। कारण क्या होता है, मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र में समस्या, जैसे न्यूरोलॉजिकल विकारों के कारण हो सकते हैं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। ठीक है, नेक्स्ट है 1.4 डेफिनेशन ऑफ हियरिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हियरिंग लॉस, डेमोग्राफिक एंड एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजिकल डेफ, स्मॉल डी डेफ, कैपिटल डी डेफ, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। तो सुनने की हानि हम सबसे पहले देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। सुनने की हानि तब होती है जब किसी व्यक्ति को ध्वनि सामान्य रूप से सुनने में कठिनाई होती है। ये माइल्ड से लेके प्रोफाउंड तक हो सकती है और ये जन्मजात किसी बीमारी, दुर्घटना या उम्र के प्रभाव से हो सकती है। ठीक है, हियरिंग लॉस क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डेमोग्राफिक, सुनने की हानि की सांख्यिकी। ठीक है, डेमोग्राफिक्स होते इसमें कुल प्रभावित व्यक्तियों की संख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, उसके बाद अभी सेंसस का नहीं आया है, तो भारत के लगभग 50 लाख में से 5 मिलियन लोग सुनने की हानि से प्रभावित थे, जो कुछ विकलांग जनसंख्या का लगभग 5% है। ठीक है, 5% लोग वो हैं जिनको सुनाई नहीं देता। 50 लाख यानी 5 मिलियन लोग जो हैं जिनको हियरिंग लॉस था, जो 2011 में जनगणना आई उसके हिसाब से। लिंग वितरण मतलब इसमें पुरुष और महिलाओं के हिसाब से, तो पुरुष में 60.9% पुरुष थे और महिलाएं 39.1% महिलाएं प्रभावित थीं। ठीक है, तो ये है सेंसस, ये आप लिख सकते हैं। 2011 की जो जनगणना है या सेंसस है उसके हिसाब से ये डेटा है। नेक्स्ट है डेफ, कैपिटल डी डेफ। कैपिटल डी डेफ, ठीक है, शब्द एक चिकित्सक या शारीरिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से सुनने में असमर्थ होता है। इसमें व्यक्ति क्या होता है, पूरी तरह से सुनने में असमर्थ होता है। यह आमतौर पर पूर्ण बधिरता, टोटल डेफनेस को संदर्भित करता है, जहां व्यक्ति किसी की भी आवाज़ को नहीं सुन सकता। और इसका जो सामाजिक संदर्भ है उसमें क्या है, इस शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो अपनी बधिरता को पहचानते हैं और उसे अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, कैपिटल डी डेफ वाले क्या करते हैं, अपनी बधिरता को पहचानते हैं और उसको अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी मानते हैं इसको। ऐसे व्यक्ति अक्सर श्रवण यंत्र या सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ज़्यादातर साइन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं और विशेष संस्कृति समुदाय का हिस्सा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, वैसे ही ये मानते हैं कि ये डेफ भी एक कम्युनिटी है। तो ये क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ओरलिज्म का यूज़ नहीं करते हैं। इनका मानना है कि ये इनकी कमी नहीं है, ये इनकी आइडेंटिटी है। अगर इनको सुनाई नहीं देता तो इनकी आइडेंटिटी है। ठीक है, और जो स्मॉल डी डेफ वाले होते हैं, ये किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है जिनको कठिनाई होती है सुनने में, चाहे वो पूर्ण रूप से बधिर हों या कुछ हद तक सुनने की क्षमता उनमें रेजिडुअल हियरिंग हो तब भी। ठीक है, तो ये शब्द जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने की कमी को संदर्भित करता है। इसमें अल्प से लेके या माइल्ड से लेके प्रोफाउंड तक सुनने की हानि शामिल हो सकती है। ये जो डेफ है उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हियरिंग कम्युनिटी में ये लोग जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, ये डेफ को अपने पहचान का हिस्सा, मतलब इस चीज़ को अपने पहचान का हिस्सा नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेबिलिटी।
डिसेबिलिटी जो है परिभाषा, जो विकलांगता वो स्थिति है जब किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक क्षमता में कमी होती है, उसे सामान्य कार्यों को करने में कठिनाई होती है, मतलब एक्टिविटी लिमिटेशन होती है, कोई भी गतिविधि करने में दिक्कत होती है। सुनने में विकलांगता तब होती है जब व्यक्ति को सुनने में स्थायी रूप से कठिनाई होती है, उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। हैंडीकैप्ड क्या होता है परिभाषा, ये शब्द व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक या संवेदनात्मक समस्या को दर्शाता है। बहुत बार आपसे कोई क्वेश्चन करता है डिसेबिलिटी और हैंडीकैप्ड में क्या डिफरेंस है, अंतर है, तो आप बता सकते हैं कि जो डिसेबिलिटी है उसमें क्या होती है, शारीरिक मानसिक क्षमता में कमी होती है, मतलब कोई भी कार्य जो होता है उसको करने में एबल नहीं होता है। डिस हटा दो तो क्या होता है आगे का, एबिलिटी होती है। अगर हम इस चीज़ को हटा देते हैं तो आगे क्या बच जाती है, एबिलिटी बच जाती है। ठीक है, तो ये डिस हटा दें तो एबिलिटी, तो यानी कि किस डिस लगा होता तो किसी काम को करने में अयोग्य। ठीक है, तो जो हैंडीकैप्ड है उसमें शारीरिक, मानसिक या संवेदनात्मक समस्या को दर्शाता है, उसे सामान्य जीवन जीने में कठिनाई पैदा करता है। हालांकि ये शब्द कई देशों में कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये नकारात्मक और अपमानजनक माना जाता है। आजकल इसे विकलांगता के रूप में ही प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है 1.5 चैलेंजेस अराइजिंग ड्यू टू कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड हियरिंग लॉस। तो इसमें जन्मजात और अर्जित सुनने में सुनने की हानि में उत्पन्न चुनौतियाँ। तो जन्मजात सुनने की जो हानि होती है यानी कंजेनाइटल हियरिंग लॉस होता है वो क्या होता है, जन्मजात। एक्वायर्ड जो है वो क्या है, बाद में ग्रहित। तो इसमें भाषाई और संवाद में कठिनाई। भाषाई और संवाद में कठिनाई किस तरीके से, बच्चों में जन्मजात सुनने की हानि से भाषा सीखने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिससे संवाद में कठिनाई और सामाजिक विकास में रुकावट हो सकती है। क्योंकि डेवलपमेंटल डिले या क्रिटिकल पीरियड जो होता है डेवलपमेंट का वो 0 to 3 ईयर होता है। तो शैक्षिक समस्याएं, सुनने में कमी के कारण शिक्षा में परेशानी होती है क्योंकि बच्चे सही तरीके से अध्यापक की बात नहीं सुन पाते हैं। सामाजिक एकीकरण की कमी, बच्चे बड़े समाज से ठीक से जुड़ नहीं पाते, जिससे मानसिक तनाव और अकेलापन महसूस होता है बहुत ज़्यादा। आनुवंशिक कारण, कई बार जन्मजात सुनने की हानि आनुवंशिक होती है जो परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अर्जित सुनने की हानि मतलब जो ग्रहित होती है, एक्वायर्ड होती है, जो बाद में ग्रहण होती है। तो वृद्धावस्था से संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे जैसे लोग की एज होती जाती है वैसे सुनना कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, दैनिक कार्यों में परेशानी होती है, व्यक्ति का जीवन काफ़ी प्रभावित होता है। शोर के कारण सुनने में हानि, तो अत्यधिक शोर, जैसे कहीं पर कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं या निर्माण कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें हैं या संगीत समारोह है तो बहुत ज़्यादा तेज़ डीजे बजा देते हैं लोग, तो सुनने में हानि हो सकती है। आघात या दुर्घटनाएं, सिर या कान में चोट लगने से भी अर्जित सुनने में हानि हो सकती है। सामाजिक और मानसिक प्रभाव, सुनने की हानि से व्यक्ति को सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ने का खतरा होता है। मानसिक स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है लोगों को और बहुत ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। सेकेंड यूनिट है आपकी इम्पैक्ट्स ऑफ हियरिंग लॉस। तो इसमें 2.1 पूछा, इसमें हियरिंग लॉस का प्रभाव। तो जो 2.1 है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर विथ हियरिंग लॉस एंड इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑन कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर विथ हियरिंग लॉस मतलब सुनने की हानि वाले सीखने वाले व्यक्ति की विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले भाषा में कठिनाई, सुनने में कठिनाई होने से बच्चों में भाषा और शब्दावली का विकास बाधित होता है। जिनको सुनाई नहीं देता है उनमें भाषा को एक्वायर करने में काफ़ी दिक्कत होती है, उन्हें उच्चारण में, व्याकरण में, बातचीत करने का सही समझ में परेशानी होती है। संचार में समस्या होती है, सुनने की हानि वाले व्यक्ति को अन्य लोगों से संवाद करने में कठिनाई होती है, विशेषकर जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धीरे बोलता है या मुंह से बोलने के बजाय इशारों से बात करता है। नेक्स्ट है सामाजिक अलगाव, सुनने में कठिनाई के कारण बच्चे और वयस्क सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ सकते हैं, जिससे सुनने से उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और मानसिक स्वास्थ्य होता है वो प्रभावित हो सकता है। शैक्षिक समस्याएं भी हो सकती हैं, स्कूल और कक्षा में अध्यापक की बातों को सुनने में कठिनाई होती है, जिससे उनको शैक्षिक जो उनकी प्रोग्रेस होती है, अचीवमेंट होती है, उस पर काफ़ी असर पड़ता है। मनोरंजन और रुचियों की सीमाएं,
फिल्म संगीत नहीं सुन सकते, अन्य मनोरंजन गतिविधियों का जो सुनने वाली होती हैं खास करके उनका आनंद नहीं ले सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनने की हानि के विभिन्न स्तरों पर संचार पर प्रभाव। तो सबसे पहले माइल्ड हियरिंग लॉस हमने पढ़ा है 0 to 25 नॉर्मल हियरिंग होती है। ठीक है, 0 to 25 नॉर्मल हियरिंग होती है, हमने ये पढ़ा है WHO के अकॉर्डिंग। तो माइल्ड हियरिंग लॉस क्या होगा, 25 to 40 dB, 26 to 40 dB, 25 नहीं, 25 तो नॉर्मल में आ गया, 26 to 40 dB माइल्ड हियरिंग लॉस यानी कि हल्की सुनने की हानि। ठीक है, अभी बहुत बार हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत होती है, इसमें मैंने डिफाइन कर दिया। इसकी डीबी की क्या होगी, 25 से 40 dB। ठीक है, अब यहाँ पर व्यक्ति को हल्की ध्वनियों को सुनने में कठिनाई होती है, जैसे फ़ोन की घंटी या धीमी आवाज़। संचार में थोड़ी परेशानी होती है लेकिन सामान्य बातचीत में मुश्किल नहीं होती। ठीक है, व्यक्ति को शोर शराबे वाले स्थानों पर कठिनाई होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है वहाँ पर रुकने में कठिनाई हो सकती है। नेक्स्ट है मॉडरेट हियरिंग लॉस। तो मॉडरेट हियरिंग लॉस यहाँ से हो जाएगा 41 to 55 dB। ठीक है, 41 to 55 dB। तो इसमें डीबी जब भी हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, डी स्मॉल और बी कैपिटल। इसमें क्या हो सकता है, सामान्य बातचीत में व्यक्ति को स्पष्टता की कमी होती है, अक्षर शब्दों को समझने के लिए पुनः पूछना पड़ता है, मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आता तो रिपीट करवाना पड़ता है। व्यक्ति को उच्चारण और शब्दों को समझने में समस्या हो सकती है, जिससे कम्युनिकेशन में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और नेक्स्ट है सीवियर हियरिंग लॉस। ठीक है, गंभीर सुनने की हानि। तो सीवियर हियरिंग लॉस जो है 56 टू ये होता है 70 dB। ठीक है, 56 to 70 dB। अब 56 to 70 dB जो का लॉस होता है, इसमें क्या दिक्कत होती है, तो व्यक्ति को सामान्य आवाज़ों और शब्दों को सुनने में बहुत कठिनाई होती है, उच्चारण इसके अलावा कम्युनिकेशन में, शैक्षिक कार्य जो भी होते हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो सकता है। हियरिंग एड या इसमें हियरिंग एड का यूज़ कर सकते हैं और साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता हो सकती है। फिर आता है मॉडरेटली सीवियर 72, इसमें दिया वो नहीं है। फिर आता है मॉडरेटली सीवियर। ठीक है, मॉडरेटली सीवियर में है 71 to 90 dB, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को आवाज़ें कम सुनाई, मतलब बिल्कुल भी जैसे बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे सकता है। फिर आता है प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। ठीक है, व्यक्ति को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, संचार के लिए पूरी तरीकों से ये 91 एबव होता है। ठीक है, ये 91 एबव हो सकता है। अन्य तरीकों जैसे इशारा भाषा, साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग या टेक्नोलॉजी की सहायता कर सकते हैं, जैसे कोडिंग, टेक्स्ट का सहारा ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं पढ़ने के लिए या फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट है 2.2 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इशूज एट्रीब्यूटेबल टू हियरिंग लॉस एंड नीड फॉर अर्ली इंटरवेंशन। तो यहाँ पर सुनने की हानि के कारण भाषा और संचार संबंधित समस्याएं, ठीक है, क्या हो सकती हैं, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इशूज एट्रीब्यूटेबल टू हियरिंग लॉस। पहले भाषा विकास में देरी हो सकती है। ठीक है, भाषा विकास में देरी, जैसे बच्चे को स्टार्टिंग से हियरिंग लॉस है तो सुनने की हानि, बच्चों का भाषा विकास प्रभावित हो सकता है। वह मतलब जब सुन नहीं सकते तो चीज़ों को सीखने में दिक्कत आएगी, तो शब्द और वाक्य की संरचनाओं को समझने और बोलने में कठिनाई महसूस करेंगे। उच्चारण में समस्या हो सकती है, सुनने में कठिनाई, सही उच्चारण सीखने में रुकावट आती है। जैसे हम वर्तनी यानी कि जो हमारे शब्द जाल होते हैं, वोकैबलरी होती है, उसको सीखने में दिक्कत होती है। शब्दों का सही उपयोग प्रभावित हो जाता है। जैसे हम किसी से बात करें, डेफ या साइन लैंग्वेज के द्वारा बात करें, तो जैसे हमें खाना खाना है तो हम एक खाने की साइन करते हैं सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट है सुनने और समझने में समस्या। जब हम सुन नहीं पाते तो हम चीज़ों को समझने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है। सामान्य बातचीत में शब्दों को समझने और सही ढंग से प्रतिक्रिया देने में परेशानी होती है, खासकर जब कोई बैकग्राउंड नॉइज़ हो।
तो उस चीज़ों को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट है सामाजिक और मानसिक प्रभाव हो सकता है। तो सामाजिक और मानसिक प्रभाव कैसे हो सकता है? सुनने में कमी से व्यक्ति क्या होता है, सामाजिक रूप से अलग थलग रहने लगता है। और जब वो अलग थलग रहता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है या मानसिक स्थिति जो होती है उससे प्रभावित होती है। शिक्षा का प्रभाव, स्कूल और कक्षा में जब कम्युनिकेशन की कमी होती है तो बच्चों का जो शैक्षिक विकास होता है वो काफ़ी धीमा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हियरिंग टीचर है और वो पढ़ा रहा है, तो अगर वहाँ पर कोई इंटरप्रेटर नहीं है किसी डेफ बच्चे को वहाँ पर कोई डेफ बच्चा और उसको समझाने के लिए, तो उसका जो एजुकेशन का जो विकास होगा वो काफ़ी स्लो होगा। तो इस वजह से शिक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है नीड फॉर अर्ली इंटरवेंशन। नीड फॉर अर्ली इंटरवेंशन क्या है? भाषा और संवाद कौशल में सुधार। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेपण कर सकते हैं कि बच्चे को जो भी समस्या है उसका हल निकाल सकें, या फिर उसको हम कम तो डिसेबिलिटी तो ख़त्म नहीं कर सकते, तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो भाषा और संवाद कौशल में सुधार, सुनने की हानि का समय पर उपचार बच्चों के विकास, भाषा विकास में मदद कर सकता है, जिससे वे जल्दी और बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, भाषा और कम्युनिकेशन में जितना ज़्यादा हम सुधार करेंगे। शैक्षिक सफलता में वृद्धि, अगर हम अर्ली इंटरवेंशन कर लेते हैं तो बच्चे का शैक्षिक विकास जो होता है सुचारू रहता है, मतलब अच्छे से चल सकता है, पढ़ाई में पीछे नहीं रहते। फिर अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो अर्ली इंटरवेंशन भी हो जाता है। तो सामाजिक समावेशन जो है, सही समय पर हस्तक्षेप से बच्चों को समाज में सक्रिय रूप से शामिल होने का मौका मिलता है, और जब वो सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सोशलाइजेशन बढ़ता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक लाभ है, जितनी जल्दी सुनने की हानि का उपचार किया जाता है उतना ही कम मानसिक और भावात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जितनी जल्दी हम करेंगे वो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है। उपयुक्त तकनीकी सहायता, समय पर सुनने की हानि की पहचान अगर करते हैं तो हम उसे अगर ज़्यादा सीवियर है तो हियरिंग ऐड भी दिला सकते हैं, साइन लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं, या अन्य तकनीकी साधन का उपयोग करके उनके संचार को हम ईजी बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2.3, अब 2.3 में पूछा है कम्युनिकेशन ऑप्शन, प्रेफरेंस एंड फैसिलिटेटर्स ऑफ इंडिविजुअल विथ हियरिंग लॉस। सबसे पहले हम यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है वो देखते हैं। पहला जो है, इसको मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं और कम्युनिकेशन ऑप्शन भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन ऑप्शन में है ओरलिज्म। ओरलिज्म जो है कक्षा में संकेत भाषा का उपयोग करने के बजाय इसमें लिप रीडिंग होती है, बोलने और शेपिंग मुंह के आकार की। ठीक है, बोलने और मुंह के आकार और सांस लेने के पैटर्न की नकल करके मौखिक भाषा के माध्यम से बधिर छात्रों को शिक्षा देना। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हियरिंग ऐड होता है उसका यूज़ करते हैं, प्लस जो बची हुई श्रवण क्षमता होती है उसका उपयोग करके हम ओरलिज्म सिखा सकते हैं बच्चे को। तो जो ओरलिज्म है, ओरलिज्म जो फॉलो करते हैं उनका मानना है कि बच्चों को साइन लैंग्वेज नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि वो साइन लैंग्वेज सीखेंगे तो नॉर्मल समुदाय के साथ वो बातचीत नहीं कर सकते। ठीक है, प्राथमिक लक्ष्य जो इसका है वो क्या है? श्रवण समुदाय में एकीकरण के लिए आवश्यक भाषण और संचार कौशल विकसित करना। अब यहाँ पर हियरिंग कम्युनिटी, मतलब अगर बच्चा ओरलिज्म सीखेगा तो समाज में रहकर लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। अब इसके सिद्धांत दिए हुए हैं, दर्शन तो कौन से हैं? सामाजिक लक्ष्यों पर अधिक जोर देता है, क्योंकि ये सामाजिक लक्ष्यों पर इसलिए क्योंकि हियरिंग कम्युनिटी के लिए साइन लैंग्वेज सिखाना चाहता है ताकि बच्चे का सोशलाइजेशन अच्छा हो सके। ठीक है, अवशिष्ट क्षमता पर ज़्यादा जोर देता है, जो बच्चे की बची हुई श्रवण क्षमता है उसका यूज़ करता है। इसमें आदर्श जो वाक्य है या फिर हम मोटो बोल लें तो वो है भाषण के माध्यम से, भाषण मतलब स्पीच के माध्यम से स्पीच सिखाने की बात करता है। मौखिकवाद में भाषण की भूमिका क्या है? अटेनेबल है, डिज़ायरेबल है और इसेंशियल है, मतलब जरूरी है, वांछित है और प्राप्त करने योग्य है। मैनुअल संचार की भूमिका, फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। मैनुअलिज्म जो दूसरा है वो है मैनुअलिज्म, यानी कि संकेतवाद। तो मैनुअलिज्म जो है कक्षा के भीतर सांकेतिक भाषा का उपयोग करता है। बधिर छात्रों की शिक्षा की ये एक क्या है? विधि है। जो डेफ बच्चे होते हैं वो
इसके द्वारा पढ़ सकते हैं। मैनुअलिज्म का मानना है कि ओरलिज्म नहीं सिखाना चाहिए। जहाँ पर ISM लग जाता है या वाद लग जाता है वो दर्शन का शब्द होता है, ठीक है। तो इसको डेफ एजुकेशन फिलॉसफी भी बोलते हैं। डेफ एजुकेशन फिलॉसफी, जैसे नॉर्मल फिलॉसफी आपने आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म पढ़ा है, वैसे ही ये मैनुअलिज्म, ओरलिज्म, एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म, टोटल कम्युनिकेशन, ये सारी डेफ एजुकेशन फिलॉसफी हैं, ठीक है। तो इसमें इनका मानना है कि बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखानी चाहिए ताकि उनका इंडिविजुअल गोल पूरा हो। तो इसमें जो प्राथमिक लक्ष्य है वो क्या है, बच्चों को संवाद करने में सक्षम बनाना। भले ही बच्चा प्रभावी ढंग से बोलना ना सीख पाए, ये बच्चे को बधिर समुदाय तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। मतलब जो डेफ कम्युनिटी वाले लोग होते हैं, टोटल हमने अभी पढ़ा था ना कैपिटल D डेफ, तो कैपिटल D डेफ वाले जो होते हैं उनकी कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है। अब इसका सिद्धांत क्या है वो देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत लक्ष्यों पर जोर देता है, क्योंकि साइन लैंग्वेज जो डेफ बच्चे उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, पहली वो होती है, क्योंकि बोलने में दिक्कत होती है तो साइन लैंग्वेज ज़्यादा उनके लिए इफ़ेक्टिव होता है। तो इसीलिए उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों पर ज़्यादा जोर देता है। इसका जो मोटो है सांकेतिकवाद के माध्यम से संकेत, मतलब जो साइन है, मतलब साइन के माध्यम से साइन सिखाना। मौखिक भाषा विकास पर कोई जोर नहीं देता। ये बधिर समुदाय में आत्मविश्वास को पूरा करना और बधिर लोगों के अधिकारों को पूरा करना, ये इसका सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है शैक्षिक द्विभाषितावाद, एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म। तो शैक्षिक द्विभाषिता जो वाद है ये बधिर बच्चों को शिक्षा के लिए एक दृष्टिकोण है जो बधिर समुदाय और सांकेतिक भाषा और सुनने वाले समुदाय की लिखित भाषा, बोले जाने वाली भाषा का उपयोग करता है। एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म, बाई का मतलब दो होता है, तो द्विभाषितावाद है ना, तो इसमें दो भाषाएं, साइन प्लस ओरल लैंग्वेज। तो इसमें मतलब प्राथमिक लक्ष्य जो होता है बच्चों का द्विभाषी बनाने में सक्षम बनाना, यानी कि वो कम्युनिटी से भी जुड़ पाएँ और वो अपनी इंडिविजुअल ज़रूरत भी पूरा कर पाएँ। तो इसमें द्विभाषी बनाने में सक्षम बनाना, यानी कि सांकेतिक भाषा जो होती है, यानी कि सांकेतिक भाषा और बोली जाने वाली भाषा में सक्षम और प्रवीणता जो एक बच्चे और वयस्क के रूप में व्यक्ति की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त हो, ठीक है। इसका जो सिद्धांत है ये व्यक्तिवादी लक्ष्यों पर जोर देता है। इसका जो मोटो है, आदर्श वाक्य, वो भाषा के माध्यम से भाषा सिखाना, मतलब एक भाषा के आधार पर दूसरी भाषा सिखाना एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म में आता है, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट तीसरा है द्वितीय भाषा, L2 सीखने वालों के साथ तुलना। मतलब जो एक भाषा है, एक भाषा के आधार पर दूसरी भाषा सीखेगा तो L2 के साथ क्या करता है, तुलना करता है। अब इसमें भाषण की भूमिका जो है एसेंशियल नहीं है, अनिवार्य नहीं है, तो प्राप्त और ना प्राप्त है और ना वांछनीय है। बधिरता का सांस्कृतिक मॉडल भी फॉलो करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है संपूर्ण संप्रेषण, टोटल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जो संपूर्ण संप्रेषण है संचार बधिर शिक्षा के लिए एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य बच्चों की विशेष आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर संचार के कई तरीकों जैसे कि हस्ताक्षरित, मौखिक, श्रवण, लिखित और दृश्य सहायता का उपयोग करता है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकता है, मौखिक का भी, सुनने का भी, हियरिंग का भी और रिटेन का भी। उसके अलावा विजुअल सपोर्ट का उपयोग करता है, ठीक है। इसमें सारे होते हैं, ऑल सोर्सेज, सारे स्रोतों का उपयोग किया जाता है। जो टोटल कम्युनिकेशन का मतलब जितने भी संचार के तरीके हैं वो सारे आ जाते हैं। तो इसका जो प्राइमरी गोल है वो क्या है, श्रवण बाधित बच्चे और उसके श्रवण सहभागियों के बीच एक आसान संचार विधि प्रदान करना, ठीक है। अब बच्चों के भाषण और उसके साथ एक उपयोग और अन्य दृश्य प्रासंगिक संकेतों के साथ प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। अब इसमें मतलब दोनों जितने भी हैं बच्चे, वो अगर एक माध्यम नहीं समझ में आए तो दूसरा माध्यम में सीख सकते हैं। सिद्धांत, तो इसमें सामाजिक लक्ष्यों पर अधिक जोर दिया गया है, सभी स्रोतों का उपयोग करते हैं ये, ठीक है। आदर्श वाक्य जो है भाषण मतलब स्पीच के माध्यम से या संकेत के माध्यम से स्पीच, दोनों हो सकते हैं। भाषण की भूमिका जो इसमें है, रोल ऑफ स्पीच है वो क्या है, इसेंशियल है, डिज़ायरेबल है, लेकिन प्राप्त करने योग्य नहीं है, अटेनेबल नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि प्राप्त की जाए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी
प्रौद्योगिकी, तो टेक्नोलॉजी जो है श्रवण यंत्र यानी कि हियरिंग एड, स्मार्टफोन ऐप और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग सुनने में समस्या वाले व्यक्ति को कम्युनिकेशन को आसान बनाता है। अब इसमें सांकेतिक भाषा सॉफ्टवेयर जो है टेक्स्ट टू स्पीच ऐप भी सहायक होते हैं। सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट, जिसमें परिवार, दोस्त, जितने भी सहकर्मी होते हैं सुनने में कठिनाई वाले व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे लोग व्यक्ति को की कम्युनिकेशन के लिए प्रोत्साहित और सहायता कर सकते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण में, एजुकेशन और ट्रेनिंग में सुनने की हानि वाले व्यक्ति को विभिन्न संवाद विकल्प पर प्रशिक्षण देना और आवश्यक होता है। इससे उन्हें सही तरीके से संवाद स्थापित करने में मदद मिलती है। सपोर्ट सर्विस दे सकते हैं, जैसे सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण या कन्वर्सेशनल इंटरप्रेटर दे सकते हैं, जो सुनने में कठिनाई होने पर संवाद को समझे, जो कम्युनिकेशन है उसको समझने में मदद करे। कन्वर्सेशनल इंटरप्रेटर का मतलब होता है जब हम बातचीत कर रहे हो तो कोई ऐसा हो जो हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसलेट करे। ठीक है। संसाधन और उपकरण, रिसोर्स टूल, तो ऑडियो सिस्टम, स्मार्ट डिवाइस हो सकते हैं, जिसमें क्या होता है जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ होती है उसको कम करके उसकी क्वालिटी और उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर अच्छा कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। 2.4 है इशूज़ एंड मेजर्स इन लिटरेसी डेवलपमेंट एंड स्कॉलस्टिक अचीवमेंट ऑफ ए स्टूडेंट विथ हियरिंग लॉस। तो इसमें सुनने की हानि वाले छात्रों की साक्षरता, विकास और शैक्षिक उपलब्धि में समस्याएं और उपाय। तो इसमें इशूज़ इन लिटरेसी डेवलपमेंट क्या हो सकता है? भाषा की शब्दावली में कमी हो सकती है। अगर किसी को हियरिंग लॉस है तो उसके कारण बच्चों को सही भाषा शब्दावली सीखने में कठिनाई होती है, जिससे क्या होता है उनकी जो एजुकेशन होती है, उनकी जो पढ़ाई होती है वो प्रभावित होती है। दूसरा है उच्चारण और व्याकरण में समस्या, जब वो बोल नहीं पाते तो कभी बोलते नहीं तो उच्चारण और व्याकरण में समस्या होती है। सुनने की कमी जब होती है तो सही उच्चारण और व्याकरण करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। लिखने और बोलने में प्रभाव डालती हैं। शब्दों को पहचानने में कठिनाई, सुनने में कठिनाई के कारण शब्दों को सही से सुन और पहचान पाना मुश्किल होता है, जिससे पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया में रुकावट आती है। नेक्स्ट है शैक्षिक सामग्री की समझ में कमी, कक्षा में अध्यापक की बातों को ना समझ पाना। श्रवण यंत्र की कमी से बच्चों को शैक्षिक सामग्री में समझने में कठिनाई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक उपलब्धि में समस्याएं, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? इशूज़ इन स्कॉलस्टिक अचीवमेंट, तो शैक्षिक सामग्री को समझने में समस्या, मतलब जो भी एजुकेशनल मटेरियल होते हैं उनको समझने में। सुनने में अगर किसी को हियरिंग लॉस होता है जिसके कारण मतलब बच्चों को जो कक्षा में दी जा रही शैक्षिक सामग्री होती हैं वो समझने में रुकावट आ सकती है, जिससे उनका जो एकेडमिक प्रोग्रेस है वो स्लो हो सकता है। तो समझ और संवाद की कमी हो सकती है। अध्यापक और सहपाठियों के साथ संवाद करने में या कम्युनिकेशन बातचीत करने में समस्या होती है, जिससे समूह कार्य जो होता है, ग्रुप वर्क होता है या कोई प्रोजेक्ट होता है या कक्षा कोई डिस्कशन होता है, क्लास डिस्कशन होता है, उसमें भाग लेने में कठिनाई होती है। सामाजिक एकीकरण में समस्या, सुनने में हानि वाले बच्चे सामाजिक रूप से कम जुड़ पाते हैं, जो उनकी मानसिक स्थिति और शैक्षिक परिणामों को प्रभावित करता है। सॉरी। मेजर्स टू ओवरकम इशूज़, मतलब समस्याओं के उपाय क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले समस्या पर हस्तक्षेप, मतलब हम अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लें उसके बाद इंटरवेंशन करें तो समस्याओं का उपाय हो सकता है। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है? प्रारंभिक पहचान और उपयुक्त हस्तक्षेप, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना हस्तक्षेप। बच्चों की भाषा और संवाद क्षमताओं में सुधार किया जा सकता है, जिससे उनकी जो लिटरेसी है, साक्षरता है और शैक्षिक उपलब्धि, एजुकेशनल अचीवमेंट है, उसमें मदद मिल सकती है। तो सेकंड है श्रवण यंत्रों और सहायक तकनीकी का उपयोग। सुनने में की हानि वाले बच्चों के लिए श्रवण यंत्र अच्छा हो सकता है। वीडियो, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग कर सकते हैं जो उनकी शिक्षा में सहायक होते हैं। विशेष शिक्षक और सहायक सेवाएं दे सकते हैं, मतलब एक ट्रेंड टीचर जो सांकेतिक भाषा या लिप रीडिंग में ट्रेंड हो, बच्चों को बेहतर समझने में और सीखने में ये मदद कर सकते हैं। एडॉप्ट करिकुलम, मतलब हम जो भी कैरिकुलम है उसमें एडॉप्टेशन कर सकते हैं ताकि बच्चों को अच्छा समझ में आए। एडॉप्टेशन मतलब बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल बनाना।
तो सुनने की हानि के हिसाब से विशेष पाठ्यक्रम विकसित करना, जिसमें दृश्य विजुअल सहायता, साइन लैंग्वेज और उसके अलावा अन्य अदर रिसोर्सेज हो सकें, मतलब अन्य संसाधनों का उपयोग हो। नेक्स्ट है समाज में एकीकरण, सोशल इंटीग्रेशन। बच्चों को शैक्षिक और सामाजिक रूप से एकीकृत करने के लिए जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सोशल सपोर्ट है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें तो भी उनका सामाजिक एकीकरण हो सकता है। नेक्स्ट है सहायक उपकरण, असिस्टिव डिवाइसेस दिला सकते हैं, जिसमें सुनने में मदद करने वाले उपकरण जैसे होते हैं इंफ्रारेड सिस्टम, हार्डवेयर सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ग्रुप हियरिंग ऐड, वो भी एजुकेशन में मदद कर सकते हैं। 2.5 है रेस्टोरिंग टेक्निक यूजिंग ह्यूमन इंटरप्रेटर एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हियरिंग डिवाइस। तो सबसे पहले इंटरप्रेटर का मतलब होता है मानव सहायता, ठीक है। हियरिंग डिवाइस तकनीकी समर्थन होता है उनका उपयोग करने में, सुनने की हानि जो होती है उसको ठीक करने की तकनीकी रेस्टोरिंग टेक्निक। सबसे पहले इंटरप्रेटर देख लेते हैं। इंटरप्रेटर जो होता है सांकेतिक भाषा अनुवादक बोलते हैं जिसको, ये एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है। इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं, जैसे ISL-RTC जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर बहुत सारे कोर्स चलते हैं। DTISL चलता है, DISLI चलता है, डिजली, बहुत सारे कोर्स चलते हैं। डिजली चलता है इंटरप्रेटर के लिए, और जो साइन इंस्ट्रक्टर होते हैं जैसे जो डेफ हैं उनके लिए DTISL चलता है। तो ये एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो साइन लैंग्वेज का उपयोग करके सुनने में असमर्थ व्यक्तियों को कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास है, उसमें एक डेफ बच्चा है, तो एक नॉर्मल टीचर उसको नहीं समझा सकता, तो उसके लिए एक इंटरप्रेटर होता है। टीचर क्या करता है, जो भी पढ़ता है, जो भी लेक्चर देता है, वो उसको साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है ताकि उस बच्चे को समझ में आए, ठीक है। ये कक्षा, कार्यस्थल, मतलब जितने भी ये क्लासरूम में या वर्क प्लेस हो, हॉस्पिटल हो, कानूनी वातावरण या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सहायक हो सकता है। जब भी जहाँ पे ज़रूरत हो तो वहाँ पर सहायता दे सकते हैं। अनुवादक व्यक्ति को किसी भी संवाद को सांकेतिक भाषा में परिवर्तन कर देता है, मतलब इनका दोनों काम होता है। अगर कोई डेफ बच्चा बोल रहा है तो उसको ओरल में कन्वर्ट करके नॉर्मल कम्युनिटी को बताना, और नॉर्मल कम्युनिटी कुछ बोल रही है तो उसको डेफ कम्युनिटी तक पहुँचा सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट है लिप रीडिंग ट्रेनर। वो व्यक्ति होता है जो सुनने में असमर्थ व्यक्ति को लिप रीड, मुंह के हिलने से शब्दों को पहचानना सिखाता है, ठीक है। ये तकनीक उन व्यक्तियों के लिए सहायक होती है जो हल्की सुनने की हानि से प्रभावित होते हैं, जो माइल्ड मॉडरेट में होते हैं, प्रभावित होते हैं, जो बातचीत के दौरान शब्दों को समझने के लिए लिप रीडिंग का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट कन्वर्सेशनल सपोर्ट दे सकते हैं हम। कन्वर्सेशनल सपोर्ट जो है शिक्षक, सहकर्मियों और परिवार के सदस्य भी व्यक्ति के संवाद के में मतलब संवाद का मतलब कम्युनिकेशन या बातचीत में सहायक हो सकते हैं। वो धीरे धीरे स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं जिससे व्यक्ति को सुनने में मदद मिले। दूसरा है तकनीकी समर्थन सुनने की सहायता उपकरण, ठीक है। अब इसमें पहला हियरिंग एड, श्रवण यंत्र छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो ध्वनियों को बढ़ाते हैं। ये हल्की से लेकर गंभीर सुनने की हानि वाले व्यक्तियों के लिए सहायक होते हैं। हियरिंग एड क्या होता है, जैसे जिस व्यक्ति की नीड होती है उसके हिसाब से वो डिज़ाइन किया जाता है। जब भी हम हियरिंग एड चाहे किसी को दिलाना तो उसके लिए हियरिंग एड मैपिंग होती है, पहले टेस्ट होते हैं, उसके बाद हियरिंग एड मैपिंग होती है, उसके बाद हियरिंग एड मिलते हैं। तो नेक्स्ट है कॉकलियर इम्प्लांट। कॉकलियर इम्प्लांट मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसको सुनने की जो हियरिंग लॉस होता है वो सुधारने में सहायक होता है। मतलब जब किसी का कॉकलिया जो है, इनर ईयर में जो कॉकलिया है वो डैमेज हो जाता है, तब क्या करते हैं उसमें इम्प्लांट करते हैं, कॉकलियर इम्प्लांट। मतलब एक मशीन लगाते हैं, सर्जरी करके एक मशीन इम्प्लांट करते हैं कॉकलिया में, ठीक है। वो क्या करता है, जो विद्युत संकेत है वो भेजता है, मस्तिष्क को आवाज़ के रूप में संप्रेषित करता है। तो ये गंभीर मतलब जो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस वाले व्यक्तियों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, जो श्रवण यंत्रों से लाभ नहीं उठा पाते, जिनको हियरिंग एड से लाभ नहीं मिलता, बेनिफिट नहीं मिलता, उनके लिए कॉकलियर इम्प्लांट ज़्यादा वो होता है। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, 6 लाख का खर्च है, मतलब 6 लाख खर्चा हो जाता है। एक बार का खर्चा गवर्नमेंट देता है और दोबारा खुद वो करना पड़ता है जब भी ज़रूरत पड़े उसमें दोबारा रोपण करने के लिए। नेक्स्ट है इंफ्रारेड। ये सिस्टम जो है विशेष
रूप से ऐसे वातावरण के लिए डिज़ाइन किया जाता है जहाँ शोर अधिक होता है। ये सिस्टम व्यक्ति के कानों में सीधे आवाज़ भेजता है जिससे शोर कम किया जा सके। ये ग्रुप हियरिंग ऐड है, कक्षा, थिएटर या फिर कोई डिस्कशन या सार्वजनिक स्थानों पर ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि इंफ्रारेड सिस्टम जो है ग्रुप हियरिंग ऐड होता है तो उसमें एक से अधिक बच्चे होते हैं। एफएम सिस्टम ये ऐसी वायरलेस तकनीक है जिसमें माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है जो ध्वनियों को प्रसारित करते हैं। ये विशेष रूप से स्कूल और कार्यस्थलों में सुनने में कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए सहायक होते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट एप्स एंड टेक्स्ट टू स्पीच। स्मार्टफोन ऐप्स एंड टेक्स्ट टू स्पीच अभी भी फ़ोनों में हो जाता है कि हम बोलते हैं वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जो टेक्स्ट होता है उसको हम सुन भी सकते हैं, वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, आप सबके फ़ोन में है, जैसे फ़ोन में असिस्टेंट है ना, तो असिस्टेंट पे जब हम क्लिक करते हैं या किसी को मैसेज बोलना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो सारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यूनिट थर्ड है विजुअल इम्पेयरमेंट, नेचर एंड असेसमेंट। 3.1 है प्रोसेस ऑफ सीइंग एंड कॉमन आई डिसऑर्डर इन इंडिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे दृष्टि की प्रक्रिया जो है प्रोसेस ऑफ सीइंग। जैसे हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ हियरिंग, वैसे ही प्रोसेस ऑफ सीइंग भी है। तो प्रकाश का प्रवेश, सबसे पहले क्या होता है, एंट्री ऑफ लाइट। दृश्य प्रक्रिया की शुरुआत प्रकाश के आँखों में प्रवेश से होती है। सबसे पहले क्या होता है, जो मतलब प्रकाश होता है, जो लाइट होती है वो आँखों में प्रवेश करती है और प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया, मतलब जो कॉर्निया होता है, आँख का पारदर्शी बाहरी भाग होता है, उससे गुजरता है। फिर दूसरा प्रोसेस क्या है, आँख का लेंस। प्रकाश कॉर्निया के बाद प्यूपिल, जो आँखों का मध्य भाग होता है, उसमें प्रवेश करता है। इसके बाद लेंस द्वारा फोकस किया जाता है। लेंस प्रकाश के संकेंद्रित करके रेटिना तक पहुँचता है। तीसरा जो है रेटिना और रेटिनल कोशिकाएं। तो इसमें रेटिना आँख के पीछे हिस्से में एक पतली परत होती है जो आँख का पिछला हिस्सा होता है, जिसमें फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदल देती हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, विजुअल सिग्नल्स। तो विजुअल सिग्नल्स जो है रेटिना से उत्पन्न विद्युत संकेत ऑप्टिक नर्व, जो दृष्टि तंत्रिका होती है, उसके माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, जहां इन्हें स्पष्ट छवि के रूप में देखा जा सकता है। तो ये प्रोसेस होती है। पहला प्रकाश प्रवेश करता है, मतलब लाइट की एंट्री होती है। दूसरा आँखों का लेंस जो होता है उसमें प्रवेश करता है। तीसरा रेटिना और रेटिनल सेल्स में होता है। फिर विजुअल सिग्नल्स दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सामान्य आँखों के रोग, कॉमन आई डिसऑर्डर इन इंडिया। तो सबसे पहले मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, आप सबने सुना होगा, जिसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष जो होता है, इसमें क्या होता है, एक सामान्य आँखों की समस्या है। ये सामान्य आँखों की समस्या है जो मतलब बहुत लोगों में पाई जाती है, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। ये समस्या तब होती है जब आँखों की लंबाई अधिक होती है या लेंस की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, इस स्थिति में व्यक्ति पास की वस्तुओं को धुंधला देखता है जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ये तब होता है जब आँखों की लंबाई कम होती है और लेंस की क्षमता कम होती है। फिर है प्रेसबायोपिया। ये समस्या उम्र बढ़ने के साथ होती है, जिसमें व्यक्ति के पास वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है। ये आमतौर पर कब होता है, 40 वर्ष के बाद होती है। नेक्स्ट है कॉटरैक्ट, जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं। मोतियाबिंद तब होता है जब आंखों के लेंस में धुंधलापन आ जाता है और जिससे दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। ये मुख्य रूप से कब होता है, उम्र बढ़ने, डायबिटीज़ या आंखों की चोट के कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है, ये आँख की बीमारी है जिससे आँखों के दबाव में वृद्धि होती है, जिससे ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है और दृष्टि खोने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है रेटिनोपैथी। ये रोग रेटिना के रक्त वाहिकाओं के नुकसान के कारण होता है। डायबिटीज़ से प्रभावित व्यक्तियों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। आँखों का संक्रमण,
कंजंक्टिविटी रेड आई, अभी ये आँखों की एक सामान्य समस्या है जिसमें आँखों का लाल होना, जलन, धुंधली दृष्टि जैसी, आई फ्लू बोलते हैं ना इसको, जैसी समस्याएं होती हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जी के कारण ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। आँखों में सूजन, सूखी आँखों की समस्या तब होती है जब आँखों में पर्याप्त आंसू नहीं बनते, जिससे आँखों में जलन और खुजली होती रहती है। 3.2 है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो अंधापन और कम दृष्टि, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन की परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले ब्लाइंडनेस की परिभाषा, डेफिनेशन। तो यहाँ पर जो है अंधापन एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को बिल्कुल भी दृष्टि, मतलब व्यक्ति की को बिल्कुल भी दृष्टि नहीं होती या फिर आँखों से किसी भी प्रकार का दृश्य अनुभव संभव नहीं होता है। ये स्थिति आमतौर पर आँखों के प्रमुख अंग जैसे रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है के गंभीर नुकसान के कारण होती है। कम दृष्टि कब होती है? लो विजन। कम दृष्टि का मतलब है किसी व्यक्ति की दृष्टि बहुत सीमित हो। ठीक है, मतलब सीमित मतलब कम दिखाई दे, जिससे वो सामान्य गतिविधियां जैसे पढ़ना, लिखना, चेहरे को पहचानना सही तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन आंखों में कुछ दृष्टि होती है, मतलब धुंधलापन होता है। अंधापन और कम दृष्टि का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला क्लासिफिकेशन, अंधापन, पूर्ण अंधापन, टोटल ब्लाइंडनेस। इस स्थिति में व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दृश्य अनुभव नहीं होता है। मुख्यतः आँख की संरचनात्मक नुकसान या आँखों के ऑप्टिक नर्व के पूरी तरह से कार्य ना, मतलब जब ऑप्टिक नर्व पूरी तरह से कार्य या काम नहीं करता है तो उसके कारण होता है। फिर दूसरा है कानूनी अंधापन, लीगल ब्लाइंडनेस, जिसमें कानूनी दृष्टि से अंधापन वो स्थिति है जब आँखों की दृष्टि 20/200 या इससे भी कम स्नेलन जो होता है, यानी व्यक्ति को 20 फीट दूर का दृश्य 200 फीट दूरी से दिखाई देता है। सामान्य अंधापन, इसमें व्यक्ति को केवल आँखों की रोशनी की कमी होती है और उसे अंधेपन की सीमा के भीतर रखा जाता है। लो विजन जो है उसमें कम दृष्टि का या लो विजन का वर्गीकरण जो है मध्य कम दृष्टि, मॉडरेट लो विजन। इस स्थिति में व्यक्ति की दृष्टि थोड़ी हद तक कमजोर होती है और अन्य इस विशेष उपकरणों का उपयोग कर सकता है, जैसे लेंस या अन्य दृश्य सहायक उपकरण जैसे चश्मा है, इन चीज़ों का उपयोग कर सकता है। गंभीर कम दृष्टि, इसमें दृष्टि बहुत कमजोर होती है, व्यक्ति लगभग हर तरह की गतिविधि में सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन उससे पूरी तरह से अंधा नहीं कहा जा सकता। सुपर लो विजन होता है, इसमें इस श्रेणी में व्यक्ति की जो दृष्टि होती है वो अत्यधिक कम होती है और इससे बाहरी मदद या सहायक उपकरणों के बिना कोई गतिविधि करना असंभव होता है। जैसे स्टिक है, हैंड स्टिक, हाथ में स्टिक लेके चलते हैं, या फिर चश्मा है, या फिर लेंस है, इसके द्वारा कोई भी गतिविधि करना असंभव होता है। 3.3 है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, NSSO एंड सेंसस 2011। तो सबसे पहले NSSO का वो देख लेते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार दृष्टिहीनता, कम दृष्टि पर जनसांख्यिकीय जानकारी। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है वो पहले 2011 सेंसस का देख लेते हैं। भारत में अंधापन और दृष्टिहीनता जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 50 लाख लोग पूरी तरह से अंधे हैं। कम दृष्टि वाले लोग भारत में लगभग 1.3 करोड़ हैं। ठीक है, 1.3 करोड़ लोग हैं जो 50 लाख पूरी तरह से अंधे हैं, 1.3 करोड़ जो हैं जो कम दृष्टि से प्रभावित हैं। आँखों की समस्या से प्रभावित जनसंख्या जो है जनगणना 2011 में ये पाया गया कि भारत में लगभग 2.7 करोड़ लोग विभिन्न प्रकार की दृष्टि संबंधी समस्याओं से प्रभावित हैं, जिसमें अंधापन और कम दृष्टि दोनों शामिल है। ठीक है, अंधेपन की जो जनसंख्या है, अंधापन के मामले में पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले थोड़ी अधिक है, मतलब जो पुरुष की संख्या है वो ज़्यादा है, महिलाओं की कम है। फिर है NSSO का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। ठीक है, दृष्टिहीनता और कम दृष्टि का वितरण जो है NSSO की रिपोर्ट 2011 में पाया गया कि 1.8 करोड़ लोग हैं जो गंभीर दृष्टिहीनता
या अंधापन से प्रभावित हैं। लगभग 6.3 करोड़ लोग किसी न किसी रूप से दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से प्रभावित हैं। प्रभावित जनसंख्या की आयु समूह जो है NSSO डेटा के अनुसार दृष्टिहीनता का प्रभाव अधिकतर जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, मतलब जिनकी एज ज़्यादा हो गई है या 60 से वर्ष से अधिक हैं, उन पर पड़ता है। मूल कारण क्या है? सबसे आम कारण मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और रेटिनल समस्याएं हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, दृष्टिहीनता और कम दृष्टि से प्रभावित व्यक्ति शैक्षिक और रोजगार संबंधी गतिविधियों से बाधित होते हैं और यह आर्थिक रूप से भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये NSSO की नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 3.4 इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। दृष्टिहीनता के लिए प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप का महत्व। तो सबसे पहले देख लेते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी कि बहुत ही कम एज में पता चल जाए कि समस्या क्या है तो उसका सही उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले है अर्ली सही उपचार के लिए मार्गदर्शन। ये दृष्टिहीनता या दृष्टि संबंधित समस्याओं को जल्दी पता चल जाए तो सही उपचार और दृष्टिहीनता के प्रबंध के उपाय समय पर किए जा सकते हैं। विकास में सुधार हो सकता है। आवश्यक संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जल्दी पहचान में अगर दृश्य सहायक उपकरण दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। विशेष शिक्षा का उपयोग प्रारंभ में किया जा सकता है, जो बच्चों के जीवन को सहज बना सकते हैं। दूसरा जो है, पहला अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो इंटरवेंशन करना ज़रूरी होता है ताकि उसका जो डेवलपमेंट डिले ना हो पाए बच्चे में। नेक्स्ट है हस्तक्षेपण के महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरवेंशन। तो शैक्षिक उन्नति हो सकती है बच्चे की अगर समय पे पता चल जाए कि बच्चे में ये समस्या है, तो बच्चों को शिक्षा में पिछड़ने से बचा सकते हैं। शिक्षक और सहायता तकनीकों के माध्यम से बच्चे को बेहतर तरीके से हम सिखा सकते हैं। सामाजिक समावेश हो सकता है बच्चे का अच्छे से, मतलब जल्दी इलाज कर सकते हैं, व्यक्ति को समाज में बेहतर समावेश मिल सकता है और उसकी जो भी चुनौतियां हैं उनको समझने और सामना करने में मदद मिलती है। स्वतंत्रता प्राप्ति हो सकती है। समय पर हस्तक्षेप के दृष्टिहीन व्यक्ति, मतलब जिस समय पर अगर हस्तक्षेप हो जाए तो जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो अपनी स्वतंत्रता को बढ़ा सकते हैं, जैसे दिशा निर्देश पता चल सकता है, पढ़ाई अच्छे से हो सकती है, दैनिक कार्यों में जो बाधा होती है वो खत्म हो सकती है। सॉरी। मतलब नेक्स्ट है दृष्टिहीनता के प्रभाव को कम करना, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो मानसिक और भावनात्मक सहायता दे सकते हैं। प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप में बच्चों को मानसिक और भावनात्मक रूप से मदद मिलती है, क्योंकि उन्हें जल्द समझ में आ जाता है कि वह अपने दृष्टिहीनता के साथ कैसे जी सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य और सुधार। आंखों की समस्याओं का शीघ्र उपचार करके गंभीर दृष्टिहीनता को रोका जा सकता है और जो भी जटिलताएं आती हैं या लंबे समय तक जो भी कठिनाइयां होती हैं उनसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, परिवार और समुदाय की जागरूकता हो सकती है। फैमिली एंड कम्युनिटी अवेयरनेस, परिवार का समर्थन मिल सकता है अगर पता चल जाए। मतलब लोग ऐसे लोगों को समझने का मौका, बच्चों की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और समर्थन कर सकते हैं। सहायता का समुचित वितरण हो सकता है। जागरूकता बढ़ने से आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं, सहायक तकनीकों और शिक्षा में सुधार हो सकता है। नेक्स्ट है 3.5 फंक्शनल असेसमेंट प्रोसीजर। तो इसमें कार्यात्मक मूल्यांकन। फंक्शनल असेसमेंट प्रोसीजर जो है ये एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन की गतिविधियों और कार्यों को करने की क्षमता का मूल्यांकन करती है। ये सॉरी ये विशेष रूप से शारीरिक या मानसिक समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? जिनको शारीरिक या मानसिक समस्याएं होती हैं, ताकि उनकी कार्य क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सके। फंक्शनल असेसमेंट मतलब कार्यात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। तो कार्यात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले मूल्यांकन की तैयारी करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी होती है, मतलब केस हिस्ट्री। पहले व्यक्ति के स्वास्थ्य, शारीरिक स्थिति, जीवन शैली से संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती है। इंटरव्यू ले सकते हैं परिवार के सदस्य, देखभाल करने वालों के, या व्यक्ति के जो जिस पे खुद बाधाएं होती है उनका भी हम साक्षात्कार कर सकते हैं। मूल्यांकन उपकरण का चयन कर सकते हैं, किस उपकरण से हमें मूल्यांकन करना है उसका, जैसे सर्वे,
क्वेश्चनायर, स्किल्स, ठीक है, मानसिक परीक्षण जो व्यक्ति की कार्य क्षमता को मापते हैं। दैनिक जीवन की गतिविधियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यक्ति की दैनिक कार्यों की क्षमता जैसे खाना खाना, स्वच्छता रखना, चलना, सामान उठाना आदि का मूल्यांकन। इस दौरान ये देखा जा सकता है कि व्यक्ति किस हद तक इन कार्यों को स्वयं कर सकता है और कितना उसको सहारे की ज़रूरत होती है। अंधेपन के प्रभाव प्राथमिक द्वितीय ये हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये आई होप आपका जो भी कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया हो नेक्स्ट टॉपिक में जो भी हमने चीज़ें करी। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। और जो भी कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।